माय टॉपिक हेमेटोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेमेटोलॉजी का सेकेंड लेक्चर, क्योंकि आज से मैं हेमेटोलॉजी आपको स्टार्टिंग से बेसिस के तरीका से पढ़ाएंगे और हम नेक्स्ट पूरा एंडिंग तक खत्म करेंगे। तो अगर हमारी क्लासेस आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर ज्वाइन करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो वो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ब्लड आप लेते हैं, हेमेटोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ब्लड होता है। ये ब्लड इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग जितने लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं वो लगभग सभी टेस्ट जो होते हैं हमारे इसी ब्लड से होते हैं। तो हमको पता होना चाहिए ना कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना कि सर जी हमको ब्लड में क्या क्या मिलेगा, हमको ब्लड में क्या क्या मिलेगा, हम ब्लड से क्या क्या जांच कर सकते हैं, ब्लड से हम क्या क्या जांच कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठता होगा। तो वही चीजें हम इस कंपोजिशन ऑफ ब्लड के माध्यम से बताएंगे कि आप ब्लड लेकर क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो बस आप अगर किसी पेशेंट का या किसी का ब्लड ले रहे हैं तो उसमें दो ही चीज पाया जाएगा। कितने चीज पाए जाएंगे? दो चीज पाए जाएंगे। फर्स्ट जो होगा आपका सबसे मैक्सिमम अमाउंट में वो आपको प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा जो होता है एक फ्लूइड टाइप मीडियम होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, थोड़ा सा हल्का पीला टाइप। ये जो भी पीला कलर का आता है वो बिलिरुबिन के कारण आता है। तो ये हम प्लाज्मा आपको बताएंगे। फिलहाल में ये जान जाइए कि हमारे ब्लड जब भी हम लेंगे उसमें 55% क्या आएगा? प्लाज्मा, और 45% हमारा ब्लड कार्पस से आएगा। अब सही प्लाज्मा 55% कैसे हम पता करेंगे प्लाज्मा कि जैसे आप ब्लड लेते हैं उसको आप EDTA ट्यूब में ना सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखेंगे कि जितना आप लिए थे सैंपल उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको प्लाज्मा आ जाएगा। ऊपर व्हाइट कलर का थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर का आएगा ऊपर, और हल्का सा नीचे आपको सॉलिड जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे नीचे क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सेल्स जो होंगे वो हमारे 45% में पाया जाता है। इसलिए देख लीजिए ये 55% है, वो 45% है। तो आप जब भी वहां पे नोटिस करिएगा कि ब्लड कार्पस इसके कंपेरेटिव वहां पे कम रहते हैं, आप नोटिस कर सेंट्रीफ्यूज में आप देख कर बता दीजिएगा। तो ये चीजें प्लाज्मा अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो होते हैं, अब से प्लाज्मा तो क्लियर हुआ। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा की अगर कंपोजिशन की बात करें ना तो प्लाज्मा में और कुछ नहीं पाया जाता है, बस दो ही चीज पाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दो ही चीज तो ढेर सारा चीज आ जा रहा है। तो प्लाज्मा में भी दो ही चीज पाए जाते हैं। एक आपका 8% भाग सॉलिड होता है और 92% क्या होता है? इसीलिए तो मैंने आपको प्लाज्मा को वाटरी सब्सटेंस बोला था, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? वाटर। देख लो 92% वाटर का मतलब जो चीजें अधिक होता है उसी को लेकर चलते हैं ना। कहावत भी है कि समाज में जो चीजें अधिकता होती है उसी को लेकर समाज चलता है। तो यही चीजें यहाँ पर भी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था। तो इसमें 8% सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, 92% जो होता है वाटर होता है। तो वाटर की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वाटर है। अगर हम बात करें सर सॉलिड कंपोनेंट की, सर ये बता देते कि प्लाज्मा में भी सॉलिड कंपोनेंट होता है क्या? वो तो सर जी हम जानते थे कि खाली लिक्विड में होता है। तो अगर आप जानकर ये आश्चर्य होंगे कि 8% जो सॉलिड कंपोनेंट है ना इसमें 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। 7% जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कितने होते हैं? 7% क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केवल प्लाज्मा में ही मिलेगा। ये नहीं है कि आप ब्लड कार्पस में प्लाज्मा प्रोटीन की जांच कर लेंगे। ऐसा कैसे? जब भी आप प्रोटीन का जांच करना रहेगा तो आप प्लाज्मा लेंगे,
प्लाज्मा से आप ये प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। समझ में आया? अगर कोई टेस्ट करने का प्रोटीन का टेस्ट आ गया तो आप जब भी सैंपलिंग में सैंपल लेकर सेंट्रीफ्यूज करके क्या बनाएंगी और उस प्लाज्मा से हम प्रोटीन की जांच कर लेंगे। तो 7% प्रोटीन होता है और 0.9% इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? 0.9% इनऑर्गेनिक होता है। आप सोचते होंगे कि 0.9% इनऑर्गेनिक में क्या होता है, तो 0.9% इनऑर्गेनिक में जो होता है ना, लगभग जैसे कि सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, सल्फेट हुआ, कैल्शियम हुआ। आप लोग कैल्शियम की जांच, सोडियम की जांच, मैग्नीशियम की जांच, क्लोरीन की जांच करते हैं ना? ये किससे आप जांच करते हैं? प्लाज्मा से। जाहिर सी बात है प्लाज्मा से जांच करेंगे क्योंकि ये 0.9% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ध्यान रहे ये सब कंपोनेंट क्या है? सॉलिड कंपोनेंट है, इसीलिए इसकी यूनिट हम mg/dl लिखते हैं। भले ही आप उससे प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट पहले आया था, जो सबसे पहले सेपरेट किया होगा, आपके पास टेक्निक नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके पास तो टेक्निक होगा तभी तो इसको ग्राम mg/dl में लिखा है। तो 7% प्रोटीन में ये होते हैं और 0.9% आपका इनऑर्गेनिक में जैसे सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सल्फेट, ये सभी 0.9% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। ये सब की जांच होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की सभी की जांच होती है। जब भी जांच करोगे तो किससे करोगे? प्लाज्मा से। अगर बात करें 0.1%, तो 0.1% ऑर्गेनिक होता है, तो 0.1, 0.9, 0.7 मिलाकर कितना हुआ? 8%। तो 0.1 ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्मोन्स होता है। तो आप ये सब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन, ये सभी की जांच आप किससे करते हैं? ये तो नहीं है ना ब्लड कार्पस से करते हैं, ऐसा चीजें तो नहीं है। तो ये सभी का टेस्ट हम प्लाज्मा कंपोजिशन से करते हैं। समझ में आया? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सीरम क्या होता है? सीरम से भी ये टेस्ट होता है क्या? आपको सीरम और प्लाज्मा में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीरम और प्लाज्मा में बस यही अंतर है ना कि प्लाज्मा हम इसलिए नहीं अपनाते हैं ना, प्लाज्मा में कभी कभी ईरर आ जाता है। सभी पैथोजन के एंटीबॉडी जो होते हैं प्लाज्मा में नहीं पाए जाते हैं, तो वो हम उसी सैंपल को अगर प्लेन ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज कर दे तो हम सीरम बन जाता है। और सीरम से तो दोनों टेस्ट कर सकते हैं, सीरम से भी जांच कर सकते हैं। अगर आपको सही रिपोर्टिंग देना है तो सीरम से भी जांच कर सकते हैं। सीरम में कंफर्म है कि आपका रिपोर्टिंग सही जाएगा। समझ रहे हैं? प्लाज्मा में बहुत माइन्यूट परसेंटेज में आपका एरर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम प्लाज्मा से हम टेस्ट नहीं कर, क्योंकि ये सारा तो उसी का कंपोजिशन है ना। हाँ, समझ रहे हैं ना? अगर हम बात करें सर जी 7% प्रोटीन की, तो 4% आपका एल्बुमिन होता है, 2% ग्लोबुलिन होता है, 5.5% प्रोथ्रोम्बिन होता है और 0.5% फाइब्रिनोजेन होता है। टोटल मिला दिया जाए तो कितना परसेंटेज हो गया? 7%। तो ये सब प्रोटीन की जो भी टेस्ट आप करते हैं या तो प्लाज्मा से करिए या तो सीरम से करिए, बात एक ही है ना। तो एक तो नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि लगभग आप सीरम से जांच करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लेबोरेटरी में थोड़ी सी माइन्यूट गलती की वजह से बड़ी गलती आ जाती है, तो आप उतना रिस्क काहे लेंगे। लेकिन ये कंपोजिशन हमारा प्लाज्मा का ही है ना। तो ये चीजें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रोटीन में जो एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो फाइब्रिनोजेन, इसका वर्क क्या होता है? इसका भी टाइप है क्या सर? हाँ टाइप है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर हम बात करें ब्लड कार्पसस, तो ब्लड कार्पसस जो होता है ना 45% होता है। कितना परसेंटेज? 45%। जो न्यू डीएमएलटी वाले हैं, समझ में आ रहा है ना? तो 45% ब्लड कार्पसस का मतलब सर जी ब्लड कार्पसस क्या होता है? तो ब्लड कार्पसस की अगर बात करें तो इसमें आरबीसी होता है,
WBC होता है, प्लेटलेट होता है। यही 3 कंपोनेंट मिलकर हमारे 45% ब्लड कॉर्पसल्स को मेंटेन करते हैं। कौन कौन कंपोनेंट मिलकर? RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC 43% पाया जाता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो मिलियन में पाया जाता है, इसीलिए आपको नहीं लग रहा है कि अधिक मात्रा में होगा। अगर हम बात करें WBC तो इसकी टाइप कोई नहीं है RBC का, फिलहाल में टाइप तो है लेकिन अभी हमें टाइप इसका पढ़ना नहीं है। ये हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में अधिक मात्रा में पढ़ना रहता है। अगर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का भी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। WBC की बात करें तो WBC को हमको जानना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। WBC हमारे हेमेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट भाग WBC है और RBC है। ये लगभग तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन WBC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो WBC की बात करें तो WBC जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें ना तो उसमें न्यूट्रोफिल होता है। ग्रेनुलोसाइट का मतलब वो ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ग्रेनुल्स लाइक, जब भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर कौन कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल, जो 40 से 70% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल, और हमारे बॉडी को सबसे अधिक मात्रा में प्रोटेक्शन करता है ये। अगर बात करें इस्नोफिल 1 से 6% पाया जाता है। ये एलर्जिकल काज में एक्टिवेट होता है, एलर्जी में। अगर बात करें बेसोफिल तो 0 से लेके 1% होता है। ये जनरली हमारे बॉडी में बहुत ही कम पाया जाता है। ये ज्यादा कैंसरस वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें 1-8% दिख जाता है। समझ में आया? अगर हम बात करें एक ग्रेनुलोसाइट का तो एक ग्रेनुलोसाइट जो ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे, तो आपको ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो वो कौन कौन से होंगे? मोनोसाइट होगा, दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 2 से 8% होगा, लिम्फोसाइट जो होगा 20 से 40%। ये टोटल चीजें ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट का सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।